Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine at your home. Students, आज हम करने जा रहे हैं लेसन 1 और 2 का रिवीजन, साथ ही साथ ग्रामर में उपसर्ग एवं प्रत्यय का रिवीजन। माई सेल्फ अंजलि जैन। रिवीजन पाठ 1, कोई नहीं पराया, जो कि एक कविता है। बच्चों, मैं आपको इस कविता का सार बताने जा रही हूँ। कविता का सार है, इस कविता के कवि हैं श्री गोपाल दास नीरज जी। नीरज जी कहते हैं कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है। बच्चों, कवि कहना चाह रहे हैं कि संसार का हर एक व्यक्ति जो है वो हमारा अपना है। हमें किसी को भी पराया नहीं समझना चाहिए। सब हमारे अपने ही हैं। यह पूरा संसार हमारा घर है। यह पूरा संसार ही हमारे घर जैसा है। जिस तरह से हम अपने घर की सुरक्षा करते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह से ये पूरा संसार हमारा घर है। हमें इसे अपना मानना चाहिए और इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। हमें अपने हृदय से ईर्ष्या, भेदभाव, नफ़रत के भाव हटाकर प्रेम तथा त्याग की भावना अपनाना चाहिए। हमारे अंदर, मनुष्यों के हृदय के अंदर ईर्ष्या, भेदभाव, नफ़रत के भाव होते हैं। हम दूसरों से जलन करते हैं, नफ़रत करते हैं, जाति पाति का भेदभाव करते हैं। हमें ये सारे भाव मन से हटा देना चाहिए और प्रेम और त्याग की भावना अपना लेनी चाहिए। हर किसी से प्रेम करना और सेक्रीफाइस करना, त्याग करना की भावना अपनानी चाहिए, क्योंकि संसार के सभी मनुष्य एक हैं। संसार के सभी मनुष्य एक ही हैं, ठीक है, अपने परिवार की तरह ही हैं और सब मनुष्य हमारे परिवार की तरह हैं। हम सब आपस में भाई बहनों की तरह हैं। लेखक कहते हैं कि उन्हें जाति व धर्म के आधार पर मत बांटिए। लेखक कह रहे हैं कि उनको जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर मत बांटो, क्योंकि उनके लिए तो हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है। वो हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का दर्शन करते हैं, इसीलिए वो किसी एक जाति या किसी एक धर्म के नहीं हैं। उन्हें मनुष्य होने पर गर्व है। उन्हें तो इस बात पर गर्व है कि वो एक मनुष्य हैं। वो किस जाति के हैं या वो किस धर्म से संबंधित हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि वे मनुष्य हैं और इसी बात पर वो बहुत ही गर्व करते हैं। उन्हें मानवता अच्छी लगती है। अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर मानवता, मनुष्यता होनी चाहिए। तो लेखक को भी मानवता ही अच्छी लगती है। उनके लिए धरती माँ ही स्वर्ग के समान है और उनके लिए ये धरती माँ, लेखक के लिए ये धरती माँ स्वर्ग के समान है, जहाँ उन्हें सुख व कोमलता प्राप्त होती है और लेखक को सुख और कोमलता इस धरती पर ही प्राप्त होती है। कवि सुख से जियो और जीने दो पर विश्वास रखते हैं। कवि का मानना है कि तुम स्वयं भी सुख से जियो और दूसरों को भी सुख से जीने दो। वे संसार के सभी मनुष्यों में प्रेम, मुस्कान, दया भावना का संचार करना चाहते हैं। लेखक चाहते हैं कि संसार के सभी मनुष्य प्रेम से रहें, मुस्कुरा कर जिएं और एक दूसरे के प्रति दया भावना उनके अंदर होनी चाहिए। कवि असमानता के विष को पी जाना चाहते हैं। असमानता होना मतलब एक दूसरे को समान नहीं समझना। ये एक जहर की तरह है, इसे वो पी जाना चाहते हैं। अर्थात संसार के लोग जो एक दूसरे को अलग अलग जाति धर्म का मानते हैं, वह इस भावना को दूर करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि यहाँ कोई भी पराया नहीं है, सभी अपने हैं और सारा संसार मेरा घर है। कवि बार बार अपनी कविता में कुछ पंक्तियों के द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस धरती पर कोई भी पराया नहीं है, सब अपने ही हैं और सारा संसार उनका घर है। बच्चों, इस कविता का मूल्य है एकता रूपी मूल्यों की सराहना। हमारे अंदर एकता के जो भाव हैं, एकता का जो एक मूल्य है,
उसकी लेखक बार बार तारीफ़ कर रहे हैं, बार बार सराहना कर रहे हैं। प्रेम बोध, हम में सब में आपस में प्रेम बोध होना चाहिए। प्रेम का बोध करवा रहे हैं लेखक कि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति आपसी प्रेम होना चाहिए और अपनापन होना चाहिए। बच्चों, इस कविता का सार आपको समझ में आ गया होगा। इस कविता की व्याख्या आप लोगों के पास होगी। आप व्याख्या को, सार को अच्छे से पढ़िए। आप इस कविता की व्याख्या को अच्छे से याद करिए। इस सार से संबंधित कुछ प्रश्न अब आपके सामने आ रहे हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके फर्स्ट पीपीटी में भी आने वाले हैं। पहला प्रश्न, कोई नहीं पराया कविता के कवि कौन हैं? बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि इस कविता के कवि कौन हैं, तो गोपाल दास नीरज तीसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा ऑप्शन है गोपाल दास नीरज और चौथा ऑप्शन है कमलेश्वर। बच्चों, आपको याद रखना है कि इस कविता के कवि हैं गोपाल दास नीरज। इस पर आप लोग टिक लगा देंगे अपने पेपर में। सेकंड क्वेश्चन, कवि के लिए कौन स्वर्ग के समान है? हमने सार में पढ़ा, ऑप्शन दिए आपके सामने, माँ, पिता, देश या धरती माँ। तो इसका जवाब है ऑप्शन 4, धरती माँ। कवि के लिए धरती माँ स्वर्ग के समान है। तीसरा क्वेश्चन, कवि को सुख व कोमलता कहाँ प्राप्त होती है? तो इसका ऑप्शंस हैं स्वर्ग में, देश में, धरती माँ पर या कविता में। सुख व कोमलता कहाँ प्राप्त होती है? तो वो होती है धरती माँ पर। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत कविता के कवि का उपनाम क्या है? इस कविता के जो कवि हैं, हमने नाम पढ़ा है आगे, गोपाल दास नीरज जी, तो उनका उपनाम क्या है? उपनाम होना मतलब निकनेम होना। तो ऑप्शन है गोपाल, सेकंड ऑप्शन है दास, थर्ड ऑप्शन है श्रीमान और फोर्थ ऑप्शन है नीरज। तो बच्चों, हमारे कवि का निकनाम है नीरज। ठीक है, गोपाल दास तो उनका पूरा नाम है, प्रॉपर नाम है, लेकिन नीरज उनका उपनाम है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। बच्चों, अब हमारे सामने आ रहा है पाठ 2, कवि का चुनाव। इसकी कहानी, कवि का चुनाव, ये जो एक कहानी है, इस कहानी को एक छोटे रूप में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। आप इस पूरी कहानी को अपनी किताब में अच्छे ढंग से पढ़िएगा, एक एक चीज़ बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कहानी है, चांद और सूरज के प्रिय महाराज को अपने दरबार के लिए एक कवि की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने अपने नौजवान मंत्री से कहा कि हमें दरबार के लिए एक सच्चे कवि की ज़रूरत है। मंत्री ने पूरे गांव में डुगडुगी पिटवा दी। देखते ही देखते महल के नीचे 1001 आदमी खड़े हो गए जो कहते थे कि हम कवि हैं, मगर उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? नौजवान मंत्री इसका फैसला नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने महाराज के सामने सभी कवियों के नामों की सूची उपस्थित कर दी। महाराज ने सूची देखी और कहा कि हमें तो सिर्फ एक ही कवि की ज़रूरत है और यहाँ तो 1001 कवि हैं। महाराज ने कुछ समय विचार किया और कहा कि इन सब को कैद कर दो, इन्हें कोल्हू चलवाओ।
6 महीने बाद महाराज कैद खाने में गए, सबकी तलाशी ली। 1001 कवियों में से 101 ऐसे निकले जो बंदी गृह में रहने के बाद भी समय निकालकर कविताएं रच रहे थे। अब महाराज ने उन 101 कवियों को मोर महल में भेज दिया, जहाँ वह 101 कवि आराम से रहते और दिन रात अच्छा भोजन करते, कपड़े पहनते, रास रंग में लीन रहते, ऐशो आराम की कहानियाँ सुनाते थे। 6 महीने के बाद महाराज फिर से कवियों से मिलने मोर महल में गए। 101 आरामदासों में से सिर्फ एक ऐसा था जिसने मोर महल की सभी इंद्र सभाओं में भाग नहीं लिया था और अपने मन के उद्गारों को शब्दों में वह बांध रहा था। दूसरे खाते पीते थे और झूमते थे, लेकिन वह एकांत में बैठकर स्वयं ही अपनी कविताएं पढ़ता और खुश होता था। यह देखकर महाराज ने मंत्री से कहा, यह 100 आदमी भी कवि न थे, केवल आराम के भूखे थे। इन कवियों ने सिर्फ अपने बुरे दिनों में ही कविताएं लिखी और अपने भाग्य के अंधेरे का रोना रोया। मगर जब बुरे दिन बीत गए तो यह कवि और कल्पना की कला भी भूल गए। यह तो सिर्फ दुख के दिनों के कवि हैं, सुख के समय के कलाकार नहीं हैं। इसके बाद महाराज ने उस साधु स्वभाव बेपरवाह आदमी की तरफ इशारा करके कहा, यही सच्चा कवि है। इसके लिए सुख और दुख दोनों बराबर हैं। यह सुख में भी कविता करता है और दुख में भी कविता करता है। 1001 कंकड़ों में यही एक हीरा है। आज से यह हमारे दरबार का कवि है। हम इसे मुँह मांगी तनख्वाह देंगे। यह हमें रोज़ हमारे दरबार में आकर दोहा सुनाया करे। कवि ने दरबार में जाकर महाराज को एक दिन एक दोहा सुनाया, दूसरे दिन कविता सुनाई, तीसरे दिन फिर दोहा सुनाया, लेकिन चौथे दिन लिख भेजा, मुझसे इस तरह की कविता नहीं हो सकती। मैं उद्गारों का कवि हूँ, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं। यह सुनकर महाराज ने कहा, तुम एक सच्चे कवि हो। तुम आज़ादी की कविता करते हो। तुम कभी गुलामी की कविता नहीं कर सकते। तुम मेरे दरबार में आओ या ना आओ, तुम्हारी तनख्वाह हमेशा तुम्हारे घर पहुंचती रहेगी। तुम एक उच्च कोटि के कलाकार हो और ऐसा कलाकार मेरे राज्य में भूखा नहीं रह सकता। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान होगा। महाराज की बातें सुनकर नौजवान मंत्री की आंखें खुल गई। बच्चों, ये कहानी आपको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बता दी है। आप इस पूरी कहानी को अपनी किताब में अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस कहानी का मूल्य है कि हमें सूझबूझ से काम करना चाहिए, ज्ञान और कला का सम्मान करना चाहिए, आज़ादी के महत्व को समझना चाहिए और सही इंसान की परख करना आना चाहिए। बच्चों, कहानी से संबंधित प्रश्न हैं। पहला, नौजवान मंत्री ने क्या पिटवाया? पहला ऑप्शन है ढोल, दूसरा ऑप्शन है नगाड़ा, तीसरा ऑप्शन है डुगडुगी, चौथा ऑप्शन है तबला। तो हमारा सही आंसर क्या है आप सबको पता ही होगा कि डुगडुगी, थर्ड ऑप्शन। इस पर आप लोग टिक लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन, महाराज कितने समय में मोर महल गए? पहला ऑप्शन 6 महीने, दूसरा ऑप्शन 3 महीने, तीसरा ऑप्शन 9 महीने, चौथा ऑप्शन 12 महीने। तो इसका जवाब है ऑप्शन 1, 6 महीने। इस पर आप टिक लगाएंगे।
तीसरा क्वेश्चन, महाराज ने हीरे की उपमा किसे दी? महाराज ने हीरा किसे कहा था? पहला ऑप्शन मंत्री को, दूसरा ऑप्शन स्वयं को, तीसरा ऑप्शन सच्चे कवि को और चौथा ऑप्शन प्रजा को। तो आई थिंक कि आपको जवाब पता होगा। इसका जवाब है ऑप्शन 3, सच्चे कवि को उन्होंने उपमा दी थी हीरे की। ठीक है बच्चों, आपकी मेन एग्ज़ाम में भी PT1 में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपके पाठ प्रवेश में से हो सकते हैं, बुक के बीच में से, लेसन के बीच में से प्रश्न हो सकते हैं, लेखक परिचय में से वो प्रश्न हो सकते हैं, व्याख्या में से प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न उत्तर में से प्रश्न बन सकते हैं, शब्दार्थों में से प्रश्न आ सकते हैं और बुक एक्सरसाइज से भी आपके प्रश्न आ सकते हैं। बच्चों, पूरे चैप्टर का एक एक भाग बहुत ज़रूरी है। आप उन सभी भागों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये रिवीजन वीडियो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिए जा रहे हैं। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जिनके 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक ऑप्शन पे टिक लगाना होगा, लेकिन वो सभी इन सभी चैप्टर्स के बीच बीच में से आएंगे। मैंने जो जो भी बातें बताई आपको, पहला बताया पाठ प्रवेश, दूसरा बताया व्याख्या, तीसरा बताया कहानी या कविता के बीच में से, चौथा बताया मैंने बुक एक्सरसाइज, पांचवा बताया कवि परिचय, छठा बताया प्रश्न उत्तर और सातवां बताया शब्दार्थ। इन सभी में से प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं हम, कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। आप बड़े ध्यान से दोनों पाठ पढ़िएगा और समझिएगा, प्रश्नोत्तर वगैरह सभी चीज़ें याद करिएगा। बच्चों, अब बारी है व्याकरण की। व्याकरण में हमारा पाठ है उपसर्ग एवं प्रत्यय। इसे भी हम शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं। आपको अच्छे से समझने के लिए उपसर्ग और प्रत्यय के वीडियो को देखिएगा, जो मैंने पिछली बार डाला था। उसमें से आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। आपकी बुक में भी आपको बहुत से एग्ज़ाम्पल मिल जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं उपसर्ग। वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है। सबसे पहले हम समझते हैं शब्दांश क्या होते हैं। शब्दांश मतलब शब्दों के अंश, और अंश का मतलब होता है हिस्सा, किसी भी शब्द का हिस्सा। तो ऐसे शब्दों के हिस्से जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ जाते हैं, कोई भी मेन शब्द के आगे छोटा सा हिस्सा जुड़ जाता है, और अगर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन अगर हो जाता है, तो वो शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल दिया मैंने, कम प्लस जोर इज इक्वल टू कमज़ोर। यहाँ पे जोर जो था वो मूल शब्द था, इसके आगे हमने कम एक शब्दांश जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने पे बन गया कमज़ोर, जो कि अर्थ में परिवर्तन कर रहा है। जोर और कमज़ोर अर्थ में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। दूसरा देखिए, पुत्र लिया हमने मेन शब्द, मूल शब्द, पुत्र में हमने आगे जोड़ दिया सु, तो बन गया सुपुत्र। उप प्लस वन से बन गया उपवन। प्र प्लस गति से बन गया प्रगति, और वी प्लस देश से बनता है विदेश। इसी तरह से आपको सारे उपसर्ग जो भी आपकी बुक में दे रखे हैं सभी पढ़ना है। अब इससे संबंधित प्रश्न किस तरह के आएंगे वो आपके सामने आ रहे हैं। पहला प्रश्न, उप प्लस वन के जुड़ने से नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा? ऑप्शन है फर्स्ट उपवन, सेकंड वन, थर्ड उप या फोर्थ उपन। तो आपको सबको बहुत अच्छे से पता है इसका आंसर, कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उपवन। उप प्लस वन को जोड़ने से उपवन बनेगा, उपवन पे हम टिक लगा देंगे।
प्रगति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग आप ध्यान रखिएगा, किसी भी मूल शब्द के आगे जोड़ता है, आगे जोड़ने वाला। तो पहला ऑप्शन ति, दूसरा ऑप्शन गति, तीसरा ऑप्शन प्र, चौथा ऑप्शन प्रति। तो प्रगति शब्द में उपसर्ग लगा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 प्र। प्र प्लस गति से बनता है प्रगति। अब हम पढ़ लेते हैं प्रत्यय। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दांश का मतलब मैंने आपको बता दिया है, मूल शब्द क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ जाएं, पहले उपसर्ग आगे जोड़ रहे थे और प्रत्यय पीछे जुड़ जाएं, पीछे जुड़ते हैं, तो ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ बदल देते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रत्यय। एग्जाम्पल आपके सामने हैं, सब्जी प्लस वाला, सब्जी वाला। यहाँ पे सब्जी मेन शब्द है और वाला पीछे जुड़ा, प्रत्यय सब्जी वाला बन गया। लोहा प्लस आर इज इक्वल टू लुहार। बेटा यहाँ पे चित्र गलत प्रिंट हो गया है, इससे इग्नोर आप लोग कर दीजिएगा। लोहा प्लस आर इक्वल टू लुहार, ठीक है। चित्र प्लस कार इज इक्वल्स टू होता है चित्रकार। खा प्लस ऊ इज इक्वल्स टू खाऊं। लिख प्लस कर से बनता है लिख कर। और चल प्लस न से बनता है चलन, ठीक है। ये है हमारे प्रत्यय। प्रत्यय से संबंधित प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। प्रत्यय शब्दों के डैश लगते हैं, कहाँ लगते हैं हमें लिखना है, डैश में फिल करना रहेगा। तो हम ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट आगे, सेकंड पीछे, थर्ड दाएं या फोर्थ बाएं। हमने अभी पढ़ा प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं, ठीक है। पीछे पर आप लोग टिक कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, चित्रकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? चित्रकार में पीछे जुड़ने वाला शब्दांश कौन सा है, ये हमें बताना है, मतलब प्रत्यय कौन सा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है चित्र, सेकंड है ची, थर्ड है कार और फोर्थ है र। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कार, ठीक। चित्रकार बन गया। थैंक यू बच्चों। मुझे लगता है कि इस रिवीजन वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्नों का सामना करना है। आपको एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे जिस पे आपको टिक लगाना रहेंगे। आपके चैप्टर में से, बुक एक्सरसाइज में से और ग्रामर में से कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। आप घर पे पूरा पाठ अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से पढ़िएगा। थैंक यू।